हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर को 3 टेक्निक से हम बनाएंगे। उसमें फर्स्ट टेक्निक है हमारी, फर्स्ट मेथड है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इन दिस मेथड वी यूज टू टेक अल्किल हैलाइड, हम क्या लेने वाले अल्किल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है हमारा, एक है अल्किल हैलाइड और दूसरा है सोडियम अल्कोक्साइड RONA। ओके, तो इन दोनों के साथ क्या रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे सोडियम जो है ये हैलोजन के साथ निकल जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा आपका R दैट इज अल्किल ग्रुप, और यहाँ बचा ऑक्सीजन और यहाँ पे भी बचा दूसरा आपका अल्किल ग्रुप। तो ROR ये बन गया आपका ईथर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ से हैलोजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है इंस्टेड ऑफ हैलोजन, एंड हियर द ईथर इज फॉर्म। इस तरह से ईथर बनेगा एंड दिस टेक्निक इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। अब इस मेथड में जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो कौन सा हो सकता है, इट मे बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और समटाइम टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल ग्रुप जो है ये भी यूज करते हैं इन विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम हमारा अल्कोक्साइड चूज करेंगे तो उसमें जो आपका अल्कील ग्रुप होना चाहिए दैट मस्ट बी प्राइमरी। जो अल्कील ग्रुप होना चाहिए दैट मस्ट बी प्राइमरी। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि ये जो रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कराइए, SN2 अटैक इसमें हो रहा है अल्कोक्साइड आयन का, और किसके ऊपर हो रहा है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड के ऊपर। तो देन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड की, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, तो इसके साथ क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड के साथ ईथर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। द रीजन, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड क्या करते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन में कॉम्पिटिशन हो जाता है और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड इलिमिनेशन शो कर देते हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड की हेल्प से हम ईथर नहीं बना सकते। अब इसका एक और रीज़न है कि किस वजह से हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के साथ ईथर नहीं बना सकते। तो ये जो हमारा अल्कोक्साइड जो होता है, अल्कोक्साइड जो है ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता। अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। ये किसका काम करता है, बेस के जैसे भी बिहेव करता है। तो लेकिन जब ये बेस के जैसे बिहेव करता है तो अल्किल हैलाइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो ये भी एक और रीज़न है कि हमारा अल्कोक्साइड जो है ये बेस के जैसे अगर बिहेव करने लग जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता, इट विल शो इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं टर्शियरी हैलाइड के साथ क्या होगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो जनरल रिएक्शन हमने विलियमसन सिंथेसिस की पढ़ी है उसके हिसाब से ईथर फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने ले लिया है। अब यहाँ पर ये हमने मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया है, तो सोडियम और ब्रोमीन कंबाइन होकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। ओके, अब क्या बचा, होना क्या चाहिए कि अब सोडियम और ब्रोमीन निकल गए तो OCH3 जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाना चाहिए था और प्रोडक्ट बनना चाहिए था इस तरह से CH3 ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है इसको ये ग्रुप अटैच हो जाना चाहिए अल्कोक्साइड ग्रुप, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होती नहीं है। यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है ये क्या करता है, इस हमारे कार्बोकैटायन से एक हाइड्रोजन खुद ले लेता है। यहाँ से मानो या इस मेथिल ग्रुप से, किसी भी एक मेथिल ग्रुप से ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल में। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अल्कीन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के साथ ईथर फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होती है और इलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, अल्कीन होता है, और इसीलिए ईथर फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा।
अब बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल से अभी जैसे हमने बताया कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड ये रिएक्शन शो करता है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड शो नहीं करता, टर्शरी अल्किल हैलाइड ये रिएक्शन शो नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि फिनॉल की हेल्प से ईथर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने फिनॉल ले लिया है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम साथ ट्रीट करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बहुत सारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट करके भी बहुत बार आ चुका है। और अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम अल्किल हैलाइड को, प्राइमरी अल्किल हैलाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से सोडियम और हैलोजन रिमूव हो जा रहा है और ये अल्क्यूल यहाँ पे सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। सो हियर वी गेट द ईथर। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिनॉल से ईथर मिलेगा। ओके, फिनॉल से ईथर मिलेगा। ओके, सो प्राइमरी अल्किल हैलाइड से भी ईथर हमको मिल सकता है और फिनॉल से मिल सकता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड से हमको ईथर नहीं मिलेगा। तो ये होगी फर्स्ट टेक्निक हमारी। नाउ सेकेंड जो मेथड है हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अल्कोहल का आप क्या करने वाले हो, डिहाइड्रेशन। मतलब यू आर गोइंग टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल सो दैट ईथर विल बी फॉर्म। तो ये जो मेथड है दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। मतलब लार्ज स्केल पे अगर हमको ईथर बनाना है तो वी हैव टू गो फॉर दिस मेथड। तो क्या करना है, आपको अल्कोहल लेना है और अल्कोहल कौन सा लेना है, प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल की 2 मॉलिक्यूल्स ROH प्लस ROH आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। आपको यहाँ से डिहाइड्रेशन करना है तो एक अल्कोहल का OH ग्रुप ले लो और दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर वाटर बना देगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो गया तो बचा क्या फिर यहाँ पे, पहले वाले के पास सिर्फ अल्कील ग्रुप बचा है और दूसरे वाले के पास यहाँ पे OR ये अल्कोक्सी ग्रुप बचा है। ओके, तो इस तरह से ये बन गया हमारा ईथर। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल के लिए है और यहाँ पे ईथर बन गया और वाटर रिमूव किया। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ रिवर्सिबल। ओके, तो ये जनरली कैरी आउट करते हैं हम सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में या फिर एसिड के प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज एसिड यूज होता है दैट इज H2SO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इससे पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि वेरियस डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। अब ईथर जब हम बनाना है तो हम यहाँ देख चुके हैं कि जब भी हम ईथर बनाते हैं तो जो हमारा अल्कील ग्रुप होना चाहिए दैट इज पहली वाली रिएक्शन में भी देखा था कि प्राइमरी अल्कील ग्रुप ही क्या करता है, ईथर फॉर्मेशन में ईजीली रिएक्शन शो करता है। ईथर बनाने में आसानी होती है अगर हमारा अल्कील ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी है। ओके, लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन, जो हम पहले वाली रिएक्शन में देख चुके हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है। अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने चाहेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा अल्कीन बनेगा। अगेन रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रीफर होगा, एलिमिनेशन प्रीफर होगा इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि डिफरेंट कंडीशन में हमारा अल्कोहल किस तरह से ये रिएक्शन शो करता है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है इथेनॉल, इथील अल्कोहल यहाँ हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों भी केस में, लेकिन टेम्परेचर जो है वो वेरी हो रहा है। यहाँ पे 443 केल्विन यूज़ किया है और यहाँ पे 413 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, इथीन अल्कोहल में से क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ हमको मिल गया प्रोडक्ट दैट इज इथीन। हमें क्या मिला यहाँ पे, इथीन। और अगर हम 413 केल्विन पे करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाइथील ईथर। ओके, तो रिएक्शन कंडीशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हेल्प से ही होगा ज़रूरी नहीं है, टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है तो हर बार हमारा ईथर बनेगा ज़रूरी नहीं है। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी अल्कीन बन जाए। ओके, लेकिन ये कब होगा, जब टेम्परेचर कंडीशन वैरी होगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर अल्कीन बन रहा है तो टेम्परेचर समवॉट हाई होगा और ईथर बनना है तो लो टेम्परेचर, उसके कंपेयर में लो टेम्परेचर पे ही आपका ईथर बन जाएगा। तो आप इस रिएक्शन को समझेंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पे डाइथील ईथर बना है तो डेफिनेटली 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए गए हमारे इथील अल्कोहल के। तो C2H5, ये मैं रिएक्शन यहाँ बना रही हूँ, C2H5, यहाँ सेकेंड मॉलिक्यूल C2H5 का। ओके, और ये C2H5OH, C2H5OH और दोनों कंबाइन होंगे और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया ये वाला। ओके, तो क्या बचा, C2H5O
C2H5। तो ये बन गया आपका डाइथिल ईथर, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए 413 केल्विन पे ये होगा। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड के साथ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर है तो मैकेनिज्म SN1 फॉलो हो जाता है, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है। ओके, एलिमिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे पाथ ही चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमारी जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म। इवन विलियमसन सिंथेसिस में भी SN2 मैकेनिज्म ही हो रहा है और डिहाइड्रेशन में भी SN2 मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये किस तरह से होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये हमारा इथिल अल्कोहल है, आप देख रहे हैं। इसका पहले प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव आयंस हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया और क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। द प्रोडक्ट फॉर्म इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ओके, अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दीजिए। ओके, ये H2O बन रहा है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल में का, तो इसमें का वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है अल्कील ग्रुप, जो इथिल ग्रुप है, इस वाले ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मिला दैट इज CH3 CH2O, H अभी भी लगा हुआ है इसके ऊपर, और CH2 CH3। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोटोनेटेड ईथर। अभी तक हमारा ईथर नहीं बना। ओके, अभी भी क्या बना हुआ है, प्रोटोनेटेड ईथर बना हुआ है। और अगेन अब क्या होगा, देखो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप को डीप्रोटोनेशन। ओके, तो डीप्रोटोनेशन होगा ईथर का और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट विल बी ईथर। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय SN2 मैकेनिज्म। और इसमें जो 3 स्टेप है वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया उसमें हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का कंबाइन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद थर्ड स्टेप में जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, हमारा जो प्रोटोनेटेड ईथर है, प्रोटोनेटेड ईथर में से हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है ये रिमूव हो रहा है और प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज ईथर। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारी अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है अल्कोक्सी ग्रुप है ना, मर्क्यूरेशन मर्क्यूरी और डीमर्क्यूरेशन। ओके, तो अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो ये अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन के लिए ये हमारा यहाँ पर ग्रुप है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमने पहले रिएक्टेंट क्या ले लिया है, अल्कीन लिया है। तो अल्कीन में से पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक कार्बन को आपका ये जो अल्कोहल लिया था ROH, इसमें से अल्कोक्सी ग्रुप दैट इज RO एक कार्बन पे लग गया और दूसरे कार्बन पे मर्क्यूरी कंबाइन हो गया। ओके, तो ये हो गया अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो गया एक कार्बन पे, ओके, और दूसरे कार्बन पे मर्क्यूरी ग्रुप है ना, तो मर्क्यूरी यहाँ पे कंबाइन हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हुई हमारी ये हुई अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। और सेकंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन, मतलब यहाँ से मर्क्यूरी हटाना है तो यहाँ से मर्क्यूरी रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ क्या यूज़ किया हमने, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये NaBH4 हाइड्रोजन देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और इस तरह से हमारा बन गया ईथर। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही होती है। फंक्शनल ग्रुप जो अटैच होगा वो कौन से कार्बन को होगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ सिमेट्रिक अल्कीन था तो प्रॉब्लम नहीं थी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हमें ध्यान से काम करना होगा, मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ईथर्स के बारे में बोले तो ईथर्स आर पोलर, ईथर्स आर पोलर इन नेचर एंड दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेटली नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, पोलरिटी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा और कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल रहेगा एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट। देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये पोलर है, इसकी पोलैरिटी वीक है, बट येट अगर पोलर है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट होना चाहिए, काफ़ी सारा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करने जाएंगे तो इस एग्जांपल से हमें एक पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे N-पेंटेन है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है। फिर हमने यहाँ पे इथॉक्सी इथेन ले लिया है और
इसके अंदर 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। और थर्ड जो ले लिया है हमने दैट इज़ ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, जिसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा अल्कोहल वाला कंपाउंड है, ये ईथर है और ये अल्केन है। तो हम इन तीनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है ना, आसपास का ही है, तो मॉलिक्यूलर मासेस कंपेरेबल है इन तीनों के, बट बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस देखेंगे दैट इज़ टू वो डिफ़र करता है। तो जो मॉलिक्यूलर मासेस सेम वाले कंपाउंड है अल्केन और ईथर वाले, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वही अगर अल्कोहल है हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू अल्केन एंड ईथर और अल्केन के जैसा ही आसपास मॉलिक्यूलर मास वाला अगर कोई अल्कोहल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो कई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए आप 309 और 307 ऑलमोस्ट आसपास के ही है, लेकिन ये 390 केल्विन ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है। ओके, सो दिस इंडिकेट दैट कि ईथर की पोलैरिटी कम होने के बावजूद भी, वीक होने के बावजूद भी, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के कंपेरेबल मासेस मॉलिक्यूलर मासेस वाले कंपाउंड के साथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ये काफ़ी कम है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है ईथर की। देन बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल और ईथर के क्यों लार्ज डिफरेंस है। अभी हमने एग्जांपल में देखा कि 1 ब्यूटेनॉल और जो हमारा डाईथिल ईथर था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी सारे डिफरेंस था, जबकि मॉलिक्यूलर मासेस काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सेम है, आसपास क्या है, पर डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज़ उसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस वजह से हमारा जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, और फिर वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेंगी, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। देन अगर हम सॉल्युबिलिटी या मिसिबिलिटी की बात करते हैं तो जो ईथर है, जिस तरह से अल्कोहल वाटर में मिसिबल होता है, सेम मैनर ईथर भी उसी तरह से वाटर में मिसिबल होता है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट उनकी सॉल्युबिलिटी सेम है। कौन से, लेकिन जो जिनका मोलिकुलर मास क्या कंपेरेबल है या सेम है, ऐसे ही ईथर और अल्कोहल, इनकी मिसिबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल बी सेम। तो एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया, एक इथॉक्सी इथेन लिया है और 1 ब्यूटेनॉल। इथॉक्सी इथेन में भी 4 कार्बन होते हैं और ब्यूटेनॉल भी 4 कार्बन, तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है आसपास सेम होगा, तो ये इनकी जो मिसिबिलिटी भी होगी ये भी सेम होगी, हमने ऊपर वाले पॉइंट में दिया है। तो वो कितनी होती है यहाँ देख रहे हैं हम, 7.5 और 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। मतलब अगर इथॉक्सी इथेन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी हमको 100 ml ऑफ वाटर में देखना है कितनी है, तो उसके लिए हमें जो इथॉक्सी इथेन लगेगा दैट इज़ 7.5 ग्राम, और अगर हमको 1 ब्यूटेनॉल लेना है तो 9 ग्राम, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है और इनकी मिसिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। अब एक और जो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये अल्कोहल में ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे काफ़ी सारा अफेक्ट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे अल्कोहल की तरह ही ईथर भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि ये ROR ये आपका एक ईथर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल H2O। ओके, तो ये इस ऑक्सीजन में, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ओके, फ्री है, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, कि हमारा जो ईथर है ये किस तरह से रिएक्ट होता है, किस किस के साथ रिएक्ट होता है। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है ईथर की दैट इज़ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर, कि ये जो हमारा ईथर है, जैसे हम ईथर को इस तरह से शो करते हैं ROR, ये जनरल हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देती हूँ कार्बन के साथ। तो अगर मैंने CH3CO यहाँ CH3 लिखा है, ओके, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। तो इस ब्रेकिंग के बेसिस पे ये किस तरह से किस किस के साथ रिएक्ट होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि एज यू नो दैट प्रायोरिटी ऑर्डर में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ईथर जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, फंक्शनल ग्रुप जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है ईथर। देन सेकेंड थिंग कि ईथर का अगर क्लीवेज हमको करना है तो हमको जो कंडीशंस रखनी है दैट इज समवॉट ड्रास्टिक कंडीशन, और यू कैन से एक्सेस ऑफ अल्किल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ही ये क्या करता है, ये क्लीवेज शो करता है। मतलब यहाँ पर हमने ईथर ले लिया है ROR,
R डैश, अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल ईथर है हमारा ये, और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, तो क्या रिएक्शन होगा आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है, हमने क्या किया है कि एक हाइड्रोजन इस अल्किल के साथ दे दिया और दूसरा हाइड्रोजन इस अल्किल के साथ। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, जो हमने इस रिएक्शन में शो नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू शो यू द रिएक्शन, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखेंगे आप ROR ये डैश, ये हमारा ईथर है, इसके साथ पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है HX का, और क्या बनाएगा ध्यान दीजिएगा आप, ये जो अल्कील ग्रुप है इसके साथ आपका क्या चला जाएगा, हैलोजन, तो क्या बन जाएगा अल्कील हैलाइड, और बचा पार्ट क्या है ROH, ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। अगेन आप सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन हैलाइड कंबाइन होगा किसके साथ, इसी मॉलिक्यूल के साथ, और अब क्या होगा, ये तो हैलाइड बन चुका है, अब यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगा, तो अब यहाँ पर ये OH और ये H ये रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये R को ये X ग्रुप लग जाएगा, तो इस तरह से हमको दोनों भी अल्किल हैलाइड ही मिलेंगे। तो ये हुई हमारी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, जो कि यहाँ पे वन स्टेप में मैंने आपको शो किया है। सिमिलरली एरोमेटिक, अगर हमारे ईथर में एक जो हमारा R ग्रुप है, दैट इज़ अगर एरोमेटिक रिंग है, तब भी ये रिएक्शन वैसा ही होगा, सिर्फ फ़र्क इतना होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों अल्किल हैलाइड नहीं होंगे। अरील वाली केस में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल, ऑलवेज वन प्रोडक्ट विल बी फिनॉल एंड अदर विल बी अल्किल हैलाइड। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर हमारे पास दोनों भी ईथर के जो अल्किल ग्रुप है, अगर वो दोनों अल्किल है तो दोनों प्रोडक्ट हमको अल्किल हैलाइड ही मिलेंगे, ओके। लेकिन अगर ईथर में हमारा एक अल्किल ग्रुप है और एक एरोमेटिक चेन है, तो आपको एक प्रोडक्ट फिनॉल मिलेगा और दूसरा अल्किल हैलाइड मिलेगा। देन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो क्लीवेज होता है उसके लिए जो हैलोजन हम जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब हम ये रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ आसानी से कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको फिनॉल वाली जो रिएक्शन जो मैंने वर्डिंग में बताई थी उसको बताया गया है कि ये मैंने ईथर ले लिया है, एरोमेटिक ईथर, और ये हाइड्रोजन हैलाइड, तो क्या होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और यहाँ पे फिनॉल बन गया, और ये जो अल्किल ग्रुप है ये हैलोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, दैट इज़ अल्किल हैलाइड, ओके। तो इस तरह से ये हमारा अल्किल हैलाइड और फिनॉल बनेगा एरोमेटिक ईथर के साथ। जब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तब। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का वो क्या है, डेफिनेटली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हैविंग हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस रिएक्शन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसीलिए हमने एरो के ऊपर देखा था आपने कौन से हमने रिएक्टेंट जनरली यूज़ किए थे हाइड्रोजन हैलाइड में, ब्रोमीन और आयोडीन। देन ये रिएक्शन जो होती है अगर आपको कैरी आउट करना है, ईथर का क्लीवेज करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड HI और कॉन्सेंट्रेटेड HBr यूज़ करना होता है एट हाई टेम्परेचर पे ही इस रिएक्शन को कैरी आउट करना होता है, तभी ये क्लीवेज पॉसिबल होता है। देन एक एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा HI हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है मैंने, और ये HI क्या करेगा, ध्यान देना यहाँ पर कौन सा है, लेकिन ये जो ईथर है इसमें ये हाइड्रोजन जो है, आयोडीन जो है ये किसको लगेगा, टर्शरी वाले कार्बन को, ओके, और ऑक्सीजन को क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अल्कोहल और एक हैलाइड बना है ना, एक अल्कोहल और एक हैलाइड, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइमरी है तो दोनों भी क्या होते हैं, अगर हमारे अल्किल ग्रुप प्राइमरी है तो R और RO', अगर ये दोनों प्राइमरी है तो दोनों प्रोडक्ट हमारे क्या बनते हैं, अल्किल हैलाइड बनते हैं, क्या बनते हैं, अल्किल हैलाइड ही बनते हैं, ओके। बट इन केस ऑफ टर्शरी, अगर हमारे टर्शरी एक जो अल्किल चेन है, जो वो हमारा टर्शरी अगर कार्बन है उसमें, तो इन दैट केस हमको हैलोजन मिलेगा, और प्राइमरी वाले अल्किल ग्रुप के साथ हमें अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। और ये किस वजह से हो रहा है, द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो टर्शरी कार्बन है ये स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, और स्टेबल कार्बोकैटायन ये अगर बनाता है तो फिर इसकी तरफ अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, आयोडाइड का होगा, सब्स्टिट्यूशन जो है आयोडीन का होगा यहाँ पर, और ये कौन सी रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा।
यहाँ पर अगेन उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा टर्शरी कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटिल, और इधर हमारा मेथिल ग्रुप है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, प्रोटोनेशन हो गया, ये स्लो स्टेप है। और यहाँ पर पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, इतना ये वाला पार्ट, ये कार्बोकेटायन बन गया। और बचे हुए पार्ट में ये जो OH, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटोनेटेड था है ना, तो ये OH के साथ कंबाइन होके क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। ओके, और अब ये तो प्रोडक्ट बन चुका है, तो अब कार्बोकेटायन के ऊपर कौन रिएक्ट होगा, आयोडीन कंबाइन हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्ट होगी और यहाँ पे बनाएगा आयोडाइड। तो इसीलिए यहाँ पर हमको दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं मिल रहे, एक अल्किल हैलाइड मिल रहा है और एक अल्कोहल मिल रहा है। Then next chemical reaction of ether is electrophilic substitution। मतलब electrophilic substitution यहाँ पर रिएक्शन होगी। और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये भी अगेन ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही क्या करता है, डायरेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, और इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे ईथर के, और इस वजह से यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो रही है, जिस वजह से पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और अलग अलग हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी अल्कोक्सी ग्रुप की वजह से, और इसीलिए ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है दैट इज हैलोजनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या ऐड करने वाले, इसमें हैलोजन ऐड करने वाले। तो हमने यहाँ पे एनिसोल ले लिया, ये जनरल ईथर है हमारा, एक एग्जाम्पल लिए, जनरल नेम है एनिसोल। ओके, ईथर का। अब इसके अंदर इसको हम ब्रोमिनेशन करें, इसका ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करें। क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये आपका पैरा सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन और ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन, हमको ये दो प्रोडक्ट मिले। और एज यू नो दैट ड्यू टू सिमेट्री पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी माइनर वन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हैलोजनेशन। सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाम से ही समझ में आया कि हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगेन नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में होता है, तो हम नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं और एसिडिक मीडिया करने के लिए H2SO4। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ एनिसोल के अंदर अगेन डाल दिया है, ये एनिसोल हमारा। और इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप अगेंस्ट HNO3 में से NO2 ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा। वन इट एट ऑर्थो पोजिशन, अदर इज एट पैरा पोजिशन, एंड पैरा पोजिशन वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और इसमें दोनों भी होती है, अल्किलेशन भी और एसिलेशन भी। अल्किलेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्किलेशन मतलब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आ गया तो दोनों आ गई, एक अल्किलेशन और दूसरी एसिलेशन। दोनों ये रिएक्शन शो करता है हमारा ईथर। तो अगेन मैंने एग्जांपल में एनिसोल ले लिया है, ओके, और इसके अंदर मैंने अल्कील क्लोराइड ऐड किया, मेथिल क्लोराइड। जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए दैट इज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से अल्कील ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा, अगेन द प्रोडक्ट विल बी टू ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ से मेथिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा, तो ये मिल गया हमको ऑर्थो पोजीशन वाला और पैरा पोजीशन वाला मेथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गया। तो दिस रिएक्शन इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन। और अगेन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो पैरा सब्सटीट्यूटेड है। यहाँ पे IUPAC नेम दिया है, ये हमारा टोलिन हो जाएगा, और ये कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी, अल्कोक्सी है ना। तो हम इसको बोलेंगे, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2-मिथॉक्सीटोलिन और ये हो जाएगा 4-मिथॉक्सीटोलिन। देन एसिलेशन के बात करते हैं, तो एसिल ग्रुप मतलब असाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा, सब्सटीट्यूट होगा अगेन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ये हमारा एनिसोल के अंदर हमने क्या डाला है, एसिल क्लोराइड।
एसिटिल क्लोराइड हम ऐड करें, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से CH3CO ये जो हमारा असाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे दैट इज 2-methoxyacetophenone एंड 4-methoxyacetophenone एंड द पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू ऑर्थो। ओके, तो ऑर्थो माइनर होगा, पैरा मेजर होगा। सो दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। सो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो हमने कौन सी रिएक्शन देखी है आपके लिए रिवाइज कर ले। हमने देखा है फर्स्ट देखा था केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट वन इज क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाली रिएक्शन देखी थी, और सेकंड जो देखी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हमने 3 रिएक्शन देखी। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, ओके, सेकंड पहली हैलोजिनेशन हमने देखी है, और सेकंड जो रिएक्शन हमने देखी है दैट इज नाइट्रेशन, और थर्ड रिएक्शन जो हमने देखी है दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रिडल-क्राफ्ट की दोनों भी होती है, अल्किलेशन और एसिलेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स।